भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था की एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 13 में मैं लोकेश डागोर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी में एक बार फिर से कुछ नए प्रश्नों को लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 300 प्रश्न पार्ट 12 टोटल 12 पार्ट में करा चुका हूं 25-25 प्रश्नों के साथ। आज की क्लास का पहला प्रश्न 301 किन्हीं कारणों से भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि अगर किन्हीं कारणों से अगर भारत का उपराष्ट्रपति है और वो पद पर ना रहे, रिक्त हो जाए, तो उसकी जगह कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, ये पूछा गया है आपसे। आपको बताना है राष्ट्रपति काम करेगा कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में, करेगा क्या बताएं। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की अगर बात करें अनुच्छेद 63 में 60 प्रावधान है भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। एक तो ये बात याद रखनी है। आर्टिकल 63 जो है वो अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। राज्यसभा का उपसभापति बताओ ये काम करेगा या सर्वोच्च न्यायालय का सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा, या भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। साथियों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किन्हीं कारणों से अगर भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि उसकी स्थान पर कौन कार्य करेगा, है ना। देखो इस्तीफा अगर देता है, भाई इस्तीफे का कारण हो सकता है। इस्तीफा का आपको पता है, इस्तीफा देता है किसको, राष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, अर्थात भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद, या ऑप्शन नंबर डी है एस राधाकृष्णन। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात की है, लेकिन पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाली की भी बात की है। देखो प्रथम राष्ट्रपति की अगर पूछे हम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऐसे कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। साथियों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लें। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य जो रियासतें थी उनके पुनर्गठन के लिए एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर ले थोड़ा सा प्रश्न पर चलने से पहले। 1953 में गठित होता है, 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है और 1 नवंबर 1956 को आपको पता है भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल है आपकी किससे, 6 यूटी, है ना। यही था 1 नवंबर 1956 को। ये सारे के सारे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 के एम पन्नीकर, डॉक्टर फजल अली, जवाहरलाल नेहरू, हृदयनाथ कुंजरू। चारों ऑप्शंस आपको देखने हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस आयोग को डॉक्टर फजल अली आयोग के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। कौन थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन से आयोग के, राज्य पुनर्गठन आयोग के। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर ये भी इसमें सदस्य थे। कौन थे सदस्य, हृदयनाथ कुंजरू। क्लियर है। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर ये दो क्या हैं, सदस्य हैं। लेकिन अध्यक्ष की बात की गई है क्वेश्चंस में, तो अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर फजल अली है। देखो इससे पहले भी 1948 में एक भाषाई प्रांतीय आयोग बना था जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। कौन थे, एस के धर इसके अध्यक्ष थे।
और इसको हम धारा आयोग के नाम से भी जानते हैं। धारा आयोग के नाम से जानते हैं, भाषाई प्रांतीय आयोग था। एसके धर इसके अध्यक्ष थे, है ना। इसके बाद ही 1948 में जेबीपी समिति बनी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसके सदस्य थे, जिनके नाम पर ही जेबीपी समिति। इसका काम था भाषाई प्रांतीय आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करना। आपको पता है आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनेगा। आपको पता है 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है, आंदोलन उग्र हो जाता है और आनन फानन में तुरंत आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है। और इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर फजल अली। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लें दोस्तों, प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 323 या अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। न्यायिक प्रशासनिक जो प्राधिकरण की बात करता है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 करता है। कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण से रिलेटेड प्रावधान है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। 2 बार, कितनी बार? 2 बार राष्ट्रपति चुने गए ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या शंकर दयाल शर्मा। चारों के चारों राष्ट्रपति के नाम आपके स्क्रीन पर हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को क्या बनाए गए? राष्ट्रपति बनाए गए। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका है? तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जिनका है दोस्तों, वो सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले भी राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने भी वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये बात आपको क्लियर हुई इस प्रश्न से? बात कर ले सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? तो सबसे छोटा जो कार्यकाल है, सबसे कम अवधि का कार्यकाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और यही वो पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए। और आपको पता होगा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जाएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देख लें, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 60। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें। और महाभियोग की प्रक्रिया की बात की है, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में है दोस्तों निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 61 में आपको बता दिया महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 60 में है भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। इस प्रश्न से इतने भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है। भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया था कितनी बार चुना जा सकता है। देखो एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए वो तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अब आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई प्रावधान नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं वर्णित करता है कि भारत का राष्ट्रपति मैक्सिमम कितनी टाइम चुना जा सकता है। अमेरिका के अगर संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में उल्लेख मिलता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल और केवल अधिकतम 2 बार एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति कोई उल्लेख, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में भारत का संविधान कोई उल्लेख नहीं करता है
कि भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार चुना जा सकता है, लेकिन एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार चुने गए हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समानता से रिलेटेड भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? चारों ऑप्शन से देख रहे हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता अर्थात कानून के समक्ष समता का वर्णन करता है। क्लियर है साथियों? कानून के समक्ष समानता का वर्णन है अनुच्छेद 14। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात अनुच्छेद 15 की हुई है तो दोस्तों देखो, मूल वंश, जाति, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर ये 5 टाइप हैं। किन 5 तरीकों से आप 5 आधारों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो। भेदभाव का क्या किया गया है? निषेध किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, इसका वर्णन है साथियों अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता अर्थात विधि के समक्ष सभी समान है। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन की बात हुई है। नामांकन हेतु न्यूनतम कितने प्रस्तावक होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 25। देखें आप, ऑप्शन नंबर सी 50 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए अगर आपको नामांकन दाखिल करना है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इससे पहले इसकी जो संख्या थी वो 10 हुआ करती थी। संघ में राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारा के लिए गठित वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? किया जाता है संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों ये जो गठित वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग से संबंधित जो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। कौन सा आर्टिकल है? वित्त आयोग से संबंधित आपको आर्टिकल याद रखना है। अनुच्छेद 280 है, ये वित्त आयोग से प्रावधान है। प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो प्रथम वित्त आयोग गठित होगा 1951 में। कब होगा? देखो एक मिनट इस पर देख लेते हैं। वित्त आयोग है ना, अब देखो वित्त आयोग आया है तो वित्त आयोग से संबंधित एक तो आपको अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 280 कौन सा है? अनुच्छेद 280 है, वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। दूसरा वित्त आयोग से आपको याद रखना है कि भाई प्रथम वित्त आयोग कब बना? कौन सा बना? प्रथम वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग देखो 1951 में बनेगा और केसी नियोगी इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम वित्त आयोग के कौन थे? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी लेटेस्ट में कौन सा वित्त आयोग है? 16वां वित्त आयोग है। कौन सा है? 16वां वित्त आयोग है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद तमघड़िया। कौन है? अरविंद तमघड़िया वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वां वित्त आयोग था और 15वां वित्त आयोग इसके अध्यक्ष थे दोस्तों एन के सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये डेटा भी आपको वित्त आयोग से याद रखना है। वित्त आयोग के गठन जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का जो गठन है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? बात की गई है शपथ की। किसकी? शपथ की। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 159 या अनुसूचित 3 में? इसमें अनुसूचित 3 में। ऑप्शंस को आप अच्छे से देखें। बात की गई है भारत के राष्ट्रपति की शपथ की। अनुच्छेद 60 ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। ये तीनों आर्टिकल शपथ से है। अनुसूचित 3 में पदाधिकारियों की शपथ है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन तीन की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं, अब तो आर्टिकल्स में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 में मिलता है उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान, अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शपथ। तीनों डाटा आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 60 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा को प्रेषित किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा। कौन करेगा भाई? उपराष्ट्रपति। आपको पता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो क्लियर है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब इसके त्यागपत्र की सूचना लोकसभा को कौन देगा? उपसभापति देगा। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के शपथ की सर्वप्रथम सूचना राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को दी जाती है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने की प्रक्रिया को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। चारों ऑप्शन को अच्छे से देखना है। 101 का संविधान संशोधन, 103वां या 104वां संविधान संशोधन? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा आपको पता होगा 2 जो एंग्लो इंडियंस थे, कौन थे? 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था। और मनोनीत कहां करता था? लोकसभा में करता था। कहां करता था? लोकसभा में करता था। इसको वर्तमान में इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। आर्टिकल आप देखोगे अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में वर्णित था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। क्या करेगा? मनोनीत करेगा। अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन होगा और 104वें संशोधन के द्वारा आपको क्या कर दिया है? इस प्रक्रिया को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। बात करें राज्यसभा की, किसकी? राज्यसभा की। राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है क्या सदस्यों को? तो राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 का खंड 3 है। अनुच्छेद 80 के खंड 3 में वर्णित है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। ये डाटा इस प्रश्न से आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 104वां संविधान संशोधन 2020 में होगा और इसके द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के विशेष अधिकार के संदर्भ में अंतर्गत वर्णित है, शामिल है? ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। या ऑप्शन नंबर डी किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312। कौन सा है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में वर्णन है दोस्तों कि नई अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, किनका करना है? अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना है, इन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में केवल और केवल विशेष अधिकार प्राप्त है किसको? राज्यसभा को। और यह वर्णन है इसमें अनुच्छेद 312 में। अब बात करें भारत के संविधान के लागू होने से पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 से ये अखिल भारतीय सेवाएं हुआ करती थी सिविल सेवाएं, सिविल सर्विसेज। क्या होती थी? सिविल सेवाएं। और सिविल सेवाओं का जनक था 1861 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। बिल्कुल 1861 से लेकर 1950 तक ये चलेंगी क्या चलेंगी? सिविल सेवाएं। क्या चलेंगी? सिविल सेवाएं। लेकिन जैसे ही संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को इनका नाम हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं। और 26 जनवरी 1950 को केवल 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, IAS और IPS। क्या थी? IAS और IPS। लेकिन वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। तो वर्तमान में आपको याद रखना है वर्तमान में कितनी सेवाएं हैं अखिल भारतीय? 3 है। 26 जनवरी 1950 को कितनी थी? 2 थी, IAS और IPS। और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में विशेष अधिकार है दोस्तों किसको? राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है अनुच्छेद 312 के तहत
किसको विशेषाधिकार प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन से सदस्य नहीं होते हैं? निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए, आप देखें, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरे में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। लेकिन होते कौन कौन? 1 2 3 4 नहीं होते क्या? ये तो होते हैं 1 2 3, तो 1 3 4 5 नहीं, 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी 4 और 5 ये दो हैं, ये बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 व 5। अगला प्रश्न देख लें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 की बात है, और अनुच्छेद 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। और ये जो संपत्ति का अधिकार है ये वर्तमान में 300A में जोड़ दिया गया है, सामान्य कानून या विधिक अधिकार बना दिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में एक संशोधन होगा, और वो संशोधन कौन सा होगा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो अनुच्छेद 31 का संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। और वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में रह गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 या 15? ऑप्शन नंबर ए, जाना पहचाना प्रश्न है, अनुच्छेद 17 बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद जो 17 है दोस्तों, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है। छुआछूत या अस्पृश्यता का, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध किया गया, अनुच्छेद 15। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 14 सितंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? ऑप्शन नंबर 14 सितंबर 1949। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। और इसीलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया गया, स्वीकार किया गया, और इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। यूपीएससी प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में शामिल नहीं है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? विचार की स्वतंत्रता है क्या? शामिल नहीं है। बात की गई है कौन सा शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, या विश्वास की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। चारों ऑप्शन को आप देखें, प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मिलती है। एक तो विचार की स्वतंत्रता है, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, एक विश्वास की स्वतंत्रता है, एक धर्म की स्वतंत्रता है, और एक उपासना की स्वतंत्रता है। दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। आर्थिक स्वतंत्रता का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है ना? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात तो की गई है, लेकिन स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए? और 3 नए शब्द से समाजवादी,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे और एक संविधान संशोधन होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। केवल और केवल अब तक एक बार संशोधन किया गया है और एक बार संशोधन करके तीन नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा और भारत की प्रस्तावना में बदलाव करेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है, या वित्त सचिव करता है? बताएं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा अनुच्छेद जो 109 है, अनुच्छेद 109 में प्रावधान है कि देखो धन विधेयक है ना, ये धन विधेयक केवल और केवल जो राज्यसभा है ना, वो राज्यसभा मात्र 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। कोई धन विधेयक लोकसभा को ज्यादा विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेना के सदन में ज्यादा विशेष अधिकार प्राप्त है, अखिल भारतीय सेना के सदन में। इसी प्रकार भारत की लोकसभा जो है, इस लोकसभा को वित्त विधेयक, धन विधेयक के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और पहले किसमें पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा और राज्यसभा मात्र 14 दिन रोक सकती है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का मिलती है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दिल्ली के अलावा कहां पर बैठकों का आयोजन किया गया था? बताओ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 क्या कहता है? अनुच्छेद 130 कहता है कि देखो, अधिकतर सामान्यतया सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय, उसकी बैठकों का आयोजन कहां होगा? दिल्ली में होगा। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा नई दिल्ली के अलावा भी बैठकों का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 130 में वर्णित प्रावधान है, एक हैदराबाद, श्रीनगर, लखनऊ या जयपुर। एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, एक दो तीन चार सही है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों सबसे पहले हैदराबाद। कहां पर? हैदराबाद, और इसके बाद श्रीनगर। इन दो जगहों पर अब तक दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का आयोजन किया गया है और बैठकों के आयोजन के संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 वर्णित करता है कि बैठकों का आयोजन हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? फर्स्ट ग्रेड इलेक्शन परीक्षा 2018 का प्रश्न है, बात की गई है संसद की। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर डी 10, ऑप्शन नंबर सी 35 या ऑप्शन नंबर डी 40। अब देखें, संसद की बात की गई है, इसका मतलब कंबाइंड बात की गई है राज्यसभा प्लस लोकसभा की। इसकी बात की गई राज्यसभा से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 32 या ऑप्शन नंबर डी 33। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा 31 सदस्य राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं और सर्वाधिक सदस्य हैं। क्या है? दोनों प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। देखो, सर्वाधिक सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में कहां से है? यूपी से है, क्योंकि जनसंख्या सर्वाधिक कहां की है? जनसंख्या सर्वाधिक यूपी की है और जनगणना के आधार या जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा किया गया है। 1971 की जनगणना को आधार मानकर सीटों का बंटवारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो सीट है वो यूपी की है और 31 सीट है राज्यसभा से उत्तर प्रदेश की। आज की क्लास का प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 25 या ऑप्शन नंबर डी 33। ऑप्शन नंबर ए 15 सदस्य थी, कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी, है ना। अम्मू स्वामीनाथन, बेगम मैया रसूल, दुर्गाबाई देशमुख और दक्षानी बेलायुधन, हंसा मेहता, मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी किसमें? भारतीय संविधान सभा में।
दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूं कुछ नए प्रश्नों को लेकर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।